हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, सरकारी नौकरी लगने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आ गया है कॉमर्स वालों के लिए एक सुनहरा अवसर। इस मंदी के दौर में सरकारी नौकरी आए, यही बड़ी बात है। और सरकारी नौकरी आए और वो सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए आए, ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यस गाइस, सही सुन रहे हो। यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। काफी अच्छी पोस्ट है, अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। और वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड अभी वैकेंसी जो निकली हुई है कॉमर्स फील्ड में, वो अभी यूपीपीसीएल है। दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। मैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसी है, किसके पास रिजर्वेशन होगा, क्या फीस है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे तैयारी करना है, क्या पार्ट 1 है, क्या पार्ट 2 है, क्या प्री होगा, क्या मेन होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सब कुछ मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। होपफुली मैं कुछ यहां पे मिस नहीं करूंगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। गाइज, ये वैकेंसी आई है यूपीपीसीएल में, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ये वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जिसमें पोस्ट है ओवरऑल 240 पोस्ट के लिए निकली है। दोस्तों, ओवरऑल कितनी पोस्ट के लिए निकली है? 240 पोस्ट के लिए निकली है, जिसमें से यूआर यानी जनरल के लिए 109 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए है 24 पोस्ट एंड ओबीसी के लिए 56 पोस्ट, एससी के लिए 48 पोस्ट और एसटी के लिए है 3 पोस्ट। इनका जब टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा ये है टोटल 240 पोस्ट। यस गाइस, काफी अच्छी पोस्ट है। आपको एक चीज बता देता हूं, जो भी यूपी के बाहर वाले स्टेट के लोग हैं, रेजिडेंट है, लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उन सबको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। उनको किसी भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। उनको किस में लगाना है? इसी में लगाना है, जनरल में कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात, पढ़ते हैं आगे वैकेंसी, ये पूरी नोटिफिकेशन मेरे साथ। जिसके पास भी आधार कार्ड है या कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र है, जिसमें फोटो हो आपकी, वो पहचान पत्र चले होना अनिवार्य है। ठीक है, इसको वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। अगर वैकेंसी में विद्यार्थी ज्यादा हुए तो 2 दिन या 3 दिन में वैकेंसी भी कंडक्ट कराई जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है 1 दिन में कराई जाए, जैसे कि अभी जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में हुआ 18 सितंबर और 21 सितंबर को वैकेंसी हुई वैसे। लेकिन इन्होंने यहां पे एक चीज साथ में क्लियर कर दी है कि अगर कोई पेपर इजी आता है, कोई पेपर टफ आता है, तो नॉर्मलाइजेशन मेथड को अप्लाई किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे वो भी इन्होंने नीचे बताया है। आगे मैं बता देता हूं आपको। वेतनमान क्या होगा? लेवल 5 मैट्रिक से ये इनकी सैलरी पे करा जाएगा, जो है 29,800 से लेकर 94,300 तक। और बाकी सारे अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, अन्य अलाउंसेस सारे जो भी अन्य भत्ते हैं वो भी दिए जाएंगे। काफी अच्छी सैलरी है। इवन जो राजस्थान की स्टेट पावर कंपनीज में जो जूनियर अकाउंटेंट को मिलती है उससे तो ज्यादा ही है ये सैलरी। ठीक है, अब कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो यहां पे क्लियरली सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय, इसका मतलब होता है ऑटोनोमस बॉडी, केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित में वाणिज्य में स्नातक डिग्री। वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स। कॉमर्स में अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, अगर कॉमर्स से आप ग्रेजुएट हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीकॉम से पास आउट हो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। आयु दे रखी है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक और विद रिजर्वेशन 5-5 वर्ष की जो भी बढ़ाते हैं वो दे रखा है इन्होंने। ठीक है, 21 साल से 40 वर्ष तक ये अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण में ये बोला है कि अगर एसटी के कैंडिडेट्स फुलफिल नहीं हुए तो उन सीट्स को एससी वाले भरेंगे, और अगर एससी के कैंडिडेट्स फुलफिल नहीं हुए तो उनको एसटी वाले भरेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले बात के ऊपर। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन प्रक्रिया रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें प्रोविजनली लोगों को बुलाया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, उसके बेस पे सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकालेंगे और फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में डबल लोगों को सेलेक्ट करेंगे, 2 गुना लोगों को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जिसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद जो टॉप लोग होंगे उनकी मेरिट लिस्ट निकाल के जितनी वैकेंसी होगी उनको दे दी जाएगी। मेरे वर्डों पे ध्यान से गौर करना दोस्तों। ठीक है, अब क्या क्या होगा इस लिखित परीक्षा में? इस लिखित परीक्षा में 2 भाग होंगे, एक होगा प्रथम भाग और एक होगा द्वितीय भाग। प्रथम भाग में होंगे 50%, यानी फर्स्ट पार्ट में होंगे 50 क्वेश्चंस और सेकंड पार्ट में होंगे 150 क्वेश्चंस। कितने होंगे? 50 क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चंस। ठीक है, 150 क्वेश्चंस सेकंड पार्ट में। अब मैं आपको यहां पे एक बहुत ही अच्छी और ट्रिक बात बताता हूं कि ये जो पेपर है ना, ये थोड़ा आपसे आउट ऑफ बॉक्स है। ये होगा कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर होगा कुछ। ठीक है, अब वो क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और ये होगा आपकी नीश से रिलेटेड पेपर, जिसमें आएगा ऑडिट, इनकम टैक्स और जो भी है अकाउंटेंसी, वो आपकी आ जाएगी। कॉस्टिंग और एफएम इसमें नहीं है। आगे सारा सिलेबस दे रखा है, मैं समझाता हूं। अब
प्रथम भाग यानी पार्ट फर्स्ट में क्या क्या आएगा। पार्ट फर्स्ट में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना सा बताया है कि DOEAC लेवल का ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र होगा। अब DOEAC ओ लेवल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है, एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो नीलिट करवाता है। नीलिट कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ओ कोर्स करवाता है, ओ जो DOEC स्कीम के अकॉर्डिंग होता है। और ये बहुत ही बेसिक कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स होता है, आराम से कर सकते हो आप इस पेपर को अचीव। और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। और मैं बताऊंगा यहाँ पे, मैं बताऊंगा इस कोर्स के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग तो है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात, इस पेपर को क्वालिफाई करोगे तभी आपका ये पार्ट सेकंड चेक होगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 50%। प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम आपको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसमें क्लियरली इसका मतलब यही है कि अगर पार्ट 1 में जब 50% मार्क्स लेके आओगे तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे एक और बात बता देता हूं कि जब पार्ट 1 में आप क्वालिफाई कर जाओगे तो पार्ट 2 चेक होगा, और जब पार्ट 2 चेक होगा तो फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपका पार्ट 2 को ही कंसीडर किया जाएगा, पार्ट 1 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो आपकी ये मेरिट लिस्ट निकलेगी इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 का जितना आया है कॉमर्स का, मैं बता रहा हूं 150 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमर्स के हैं, फिर जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है, कोई जीके वीके कुछ भी नहीं है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पार्ट 1 को क्वालिफाई करना है और पार्ट 2 में अच्छा परफॉर्म करना है और कुछ नहीं करना। पार्ट 1 कंप्यूटर बेस्ड DOEAC लेवल बेस्ड होता है। थोड़े से टॉपिक्स में दिखा देता हूं कैसा होता है DOEAC लेवल। देखो ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, उसका एक सब्जेक्ट है जिसका है ना ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसमें ये कुछ टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस क्या बनते हैं? पास्ट ईयर के बेस पे आए हुए क्वेश्चंस ही बनते हैं, जिनकी बुक आती है। मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा और कब होगा एग्जाम ये भी बताऊंगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम ले लेंगे। द्वितीय पार्ट क्या बोलता है? द्वितीय पार्ट में ये है कि ये आएगा जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक मैथ्स होती है आपकी। अर्थमेटिक में बेसिकली होता क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये 4 होते हैं जिसमें नंबर सिस्टम आ सकता है, एवरेज आ सकता है, परसेंटेज आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, HCF, LCM आ सकता है। बहुत ही जो कॉमन वाली, जो इनिशियल लेवल वाली मैथ्स होती है ना, वो इसमें रीजनिंग भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ मैथ्स है, अर्थमेटिक वाला पोर्शन है। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, ठीक है, ये 3 ही सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां पे नहीं है। फिर इन्होंने तोड़ के बताया है अकाउंटेंसी। अब मैंने यहां पे पास्ट ट्रेंड और पास्ट एनालिसिस जो इस तरीके के पेपर होते थे यूपी में, उस अकॉर्डिंग पता किया है, तो वहां पे बताया है कि जनरल इंग्लिश से आएंगे 25 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से आएंगे 25 क्वेश्चन और अर्थमेटिक से आएंगे 25 क्वेश्चन, और जो 75 क्वेश्चन आएंगे 150 में से, वो आएंगे अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से। तो आप ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग पेपर होने वाला है ये, और कितना इजी रहेगा। अगर आपके यहां पे सारे कंसेप्ट क्लियर है तो यहां पे जीके वीके किसी का भी कोई लेन देन नहीं है। इंग्लिश हिंदी स्ट्रॉन्ग करनी है, मैथ्स पढ़नी है, बाकी आपका अगर कॉमर्स में अगर आपका नीश स्ट्रॉन्ग है तो आपका डेफिनेटली यहां पे सिलेक्शन होगा। फिर चाहे से जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, हमें रिजर्वेशन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अकाउंटेंसी में इन्होंने तोड़ मोड़ के टॉपिक बोले हैं। बेसिकली अकाउंटेंसी 3 पार्ट्स में होती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्लस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो मेन अकाउंटिंग होती है वो तो होती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये दोनों कॉमन हो जाती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका बनता है? पार्टनरशिप फर्म का बनता है, प्रोप्राइटर का बनता है और कंपनी का बनता है। तो तीनों का आपको पढ़ना है, ठीक है। ओवरऑल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इन्होंने ये सिलेबस के टॉपिक्स बताए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये किसमें बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ वाले टॉपिक में बनता है, जो 12th की बुक में दे रखा है, आपने पढ़ा होगा। तो डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजन, बैंक रिकंसिलिएशन, डबल अकाउंट सिस्टम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। तो जो बेसिक अकाउंट्स होती है ना, बेसिक अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक की होती है, वो ओवरऑल इन्होंने यहां पे पूछी है, यहां पे अकाउंटेंसी में लिख रखा। अब आया ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। ऑडिटिंग्स में क्या आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ये 3 टॉपिक दे रखे हैं। इन तीनों टॉपिक्स में ऑलमोस्ट बेसिक ऑडिट कंप्लीट हो जाती है।
जाती है आपकी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कंपनी ऑडिट फिर भी लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपनी ऑडिट से। मैं बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में जो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसमें सब कुछ बताऊंगा। इनकम टैक्स में क्या बोला, इनकम टैक्स यानी बेसिक इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस होते हैं वो पढ़ने आपके। आगे क्या बोला है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। फिर आगे क्या बोला है, प्रोविजंस रिलेटेड टू चैप्टर 6। चैप्टर 6 से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस है, जो डिडक्शंस देते हैं अपन ग्रोस टोटल इनकम निकालने के बाद जो डिडक्शंस अपन ने पढ़े हैं, एटीसी, एटीसीसी, एटीसीसीई, एटीडीडी, एटीडीडी एस, ये सारे जो डिडक्शंस है ये सारे के सारे डिडक्शंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो 3 टॉपिक ये हो गए। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड, तो यहां पे टीडीएस टीसीएस पढ़ना आपको, और फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये किसमें आता है, रिटर्न फाइलिंग और रिटर्न असेसमेंट प्रोसीजर में ये आ जाता है, ठीक है। फॉर्म्स बार बार में पूछे जाते हैं। अब जो मैंने बोला था आपको नेगेटिव मार्किंग, वो वाला पॉइंट दे रखा है इन्होंने, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाती है। इसका मतलब होता है नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, ठीक है। अगर एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, ये बोला है। अब यहां पे देखो, जो मैंने आपको बात बताई थी, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट, यानी जो मेरिट लिस्ट निकालेंगे, ये सिलेक्शन मेरिट लिस्ट निकालेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी इन मार्क्स को जोड़े नहीं जाएंगे। जो कंप्यूटर वाले जो ज्ञान था, जो डीओईसी लेवल वाले जो आपने पेपर दिया था पार्ट 1, जो क्वालिफाइंग पेपर था, अगर उसमें जितने मार्क्स लाओगे उसमें जो मेरिट लिस्ट होगी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली इन्होंने बोला है, मैं नहीं बोल रहा था मन से। परीक्षा स्थान 4 सिटीज में बोला इन्होंने, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी। साथ में इन्होंने ये बोला अगर जो अभ्यर्थी है जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा हुई तो परीक्षा स्थान घटाया या बढ़ाया जा सकता है, क्लियरली मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है इन्होंने कि अन्य प्रमाण पत्रों, यानी ये बोला है कि आप जो भी लगाओ ना, ओबीसी रिजर्वेशन या फिर जो भी आईडी कार्ड, ये सब कुछ ये आपको वहां पे शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको अप्लाई करने के वक्त आपके पास होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला है इन्होंने, ठीक है। और 31/3/2021 से पहले तक या फिर उसके बाद में जो के बाद का निर्गत होना आवश्यक है, मतलब उसके बाद में होना वो जो आपका आईडी कार्ड है, जैसे ओबीसी का अगर आपने रिजर्वेशन का बनाया हुआ है तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 31/3/2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक पाने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जो कि मैं आपको पहले भी एग्जाम्स के लिए बता चुका हूं कि अगर सेम अंक रहते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, कितने सेम नंबर रहते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद या फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो जिसकी एज ज्यादा होगी, जो एल्डर होगा, कौन होगा, जो एल्डर होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए उन लोगों को जो ऑलरेडी सर्विस में है कहीं पे भी। कैरेक्टरिस्टिक सर्टिफिकेट चाहिए होगा आप लोगों को, कि जो भी अपन को स्कूल से मिलता है, बीकॉम पास आउट करने के बाद कॉलेज से मिलता है, वो वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबके पास होता है ऑब्वियसली, अगर किसी ने पास आउट किया है तो। वैवाहिक स्थिति में ये कोई पॉइंट ज्यादा रिलेवेंट नहीं है लोगों के लिए। शारीरिक, मेडिकल के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि मेडिकल में आप फिट होना जरूरी है, ठीक है। मेडिकल में मतलब आप कोई आंखों का मेडिकल नहीं, मतलब अंदर से कोई ऐसा कोई रोग नहीं हो कि जिसकी वजह से आप ये नौकरी ना कर पाओ, ठीक है। अब यहां पे परीक्षा शुल्क के बारे में बोला है। परीक्षा शुल्क के बारे में क्या बोला है, एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो कैंडिडेट्स है उनके लिए लग रही है 826 रुपए। कितने, 826 रुपए। और जो बाकी अदर्स है, अदर्स में कौन कौन आ जाता है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, सब कुछ, ये इनके लिए लग रही है 1180, और विकलांगों के लिए लग रही है 12 रुपए। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे दूसरे स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी जनरल में ही लगाना पड़ेगा, इसलिए उनकी फीस भी 1180 रुपए लगेगी, ठीक है। अब यहां पे हाउ टू अप्लाई बता रखा है कि कैसे कैसे क्या करना है। बैंक चार्जेस अलग से लगेंगे, और यूपीपीसीएल की ऑफिशियल साइट पे जाना है, आपको आईडी पासवर्ड बनाना है वहां पे, और वहां पे जाके लॉगिन करना है। अथॉरिटी कंडक्टिंग एग्जाम कौन है, यूपीपीसीएल खुद है, यहां पे कुछ किसी और के बारे में नहीं बता रखा, ठीक है। प्रवेश पत्र आपको दे दिया जाएगा। और भी यहां पे बोला है अन्य विशेष सूचनाएं। अन्य विशेष सूचना में इन्होंने बोला है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको क्या दे दी जाएगी, आंसर की दे दी जाएगी। आपका जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा आपको आंसर की अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। उससे आप अपने आंसर और अपने नंबर चेक कर दिया जाएगा। पारदर्शिता के लिए इन्होंने अच्छे से चेकिंग करने के लिए बोला है, शॉर्टलिस्ट करने के लिए बोला है, पूरी चेकिंग और सब कुछ ठीक होगा। ऑनलाइन आवेदन कब स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 8 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक
और जो चालान वाला है, स्टेट बैंक का चालान बना के अगर किसी ने अप्लाई किया है तो वो 30 तारीख तक अप्लाई कर सकता है दोस्तों। दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा हो सकती है, इनका ये प्रोबेबिलिटी है या अनुमान है। तो आप दिसंबर का एक बार एक्सपेक्टेशन लेके चलो, 3 महीने का टाइम है एक बार के लिए। नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो मैंने बोला था कि अगर 2 चरण में हुआ पेपर, ठीक है, 2 शिफ्ट में हुआ, मींस जिसमें नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत पड़े, तो ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, ठीक है, आप देख लेना, अच्छे से देख लेना। ये ओवरऑल कुल मिला के ये वैकेंसी के बारे में बोला था। 2 गुना लोगों को सेलेक्ट करे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 1 लोगों को सेलेक्ट करा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ है दोस्तों। अभी मेरे को जाना पड़ेगा, मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। तो ये आप नोटिफिकेशन देख लिया, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसकी प्रिपरेशन के लिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।